हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 21 जनवरी का एडिटोरियल डिस्कशन द हिंदू का हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास आज 4 आर्टिकल हैं और चारों का अपना अपना अलग सिग्निफिकेंस और कवरेज है। पहला ट्रेड विंड्स के बारे में, जो हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं उसके बारे में है, तो ये जीएसटी को कवर करता है। दूसरा एजिंग फैक्ट्री चाइना के बारे में है, वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन और कुछ फैक्चुअल डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जीएस 1 के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें कुछ डेटा ऐसा है जो आपके मेंस जीएस 1 मेंस में के साथ साथ प्री में भी कवर हो सकता है। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो पंचायत के लिए है, जिसको जिसको जीएस 2 में हम कवर कर सकते हैं। और G20 प्रेसिडेंसी के लिए हमारे पास ये भी हमारे लिए एक अच्छा आर्टिकल है जो आप जीएस 1 में कवर कर सकते हैं और जीएस 3 में भी कवर कर सकते हैं। तो शुरू आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ट्रेड विंड्स में देखिए कि जो वर्स्ट इफेक्ट ऑफ फॉल्टरिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं जो अभी उनके ऊपर रिसेशन का जो प्रेशर आ गया है और फॉल्टर कर रही हैं, मतलब डाउनफॉल या फिर रिसेशन का जो स्लो डाउन इफेक्ट ले रही हैं, आई येट टू हिट इंडियन एक्सपोर्ट। अभी हमारे एक्सपोर्ट को हिट करना, इंडियन एक्सपोर्ट को हिट करना बाकी है, क्योंकि हमारे ऊपर इंप्रेशन नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। इस बार के एक्सपोर्ट नंबर्स जो भी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था, पर फिर भी अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। दिसंबर 2022 मार्क द स्टीपेस्ट फॉल इन 2 इयर्स, मतलब दिसंबर 2022 का जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा नीचे, स्टीपेस्ट फॉल है, सीधा नीचे आ गया है 2 सालों में फॉर इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट, with the production worth 34.5 billion shipped out, 12.2% lower than the year ago। मतलब एक साल के डेटा का कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो नंबर्स नीचे आ गए। दिस वाज द सेकंड टाइम इन थर्ड मंथ दैट शिप ड्रॉप्ड ईयर ऑन ईयर। और तीसरी बार ऐसा हुआ, तीसरा मंथ है ये ऐसा जिसमें वो कह रहे हैं कि शिपमेंट ड्रॉप हुआ है ईयर और ईयर, साल दर साल। And top commerce ministry officials sought to calm nerves by citing the global headwinds that were posing challenges for Indian merchandise। और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे हमारे ऊपर ग्लोबल हेडविंड्स का इफेक्ट कम आए या कम हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़े हमारी मर्चेंडाइजिंग पे। जो ये शब्द है ना, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आप जब भी कोई माल किसी देश को बेचते हो तो आप शोकेस करते हो अपने प्रोडक्ट को। तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है एक रैक है, उसमें सामान लगा के रखा हुआ है और वो हम किसी को दिखा करके उसको खरीद और बेच रहे हैं। इसका रियल मतलब ये है। पर इंडियन मर्चेंडाइज में आप समझ सकते हो कि वो हम माल को खरीदने बेचने को या चीजों को, प्रोडक्ट को मर्चेंडाइज कहते हैं। Now these include the clouds of recession blowing through Europe and the US। वो कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर बादल मंडरा रहे हैं रिसेशन के, वो यूरोप के रास्ते और यूएस के रास्ते हम तक आ रहे हैं। और डेफिनेटली कोविड-19 जो चाइना ने सिचुएशन क्रिएट करी थी उसका इम्पैक्ट तो हमारे पर है ही, क्योंकि कुछ देश प्रोटेक्शनिज्म को भी लेकर के अपने मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब कि वो समझ रहे हैं कि बाहर तो खपत है नहीं, तो अपने देश में ही माल को बेचो या अपने देश के जो एक्सपोर्ट को कम करो और इंपोर्ट को रेगुलाइज करके अपने ही माल को अपने देश में बेचो या अपने माल को दूसरे देशों में ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करो। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। मतलब अपने अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए या अच्छी स्थिति में लाने के लिए अपने माल को दूसरे देशों में ले जाना या बेचना, या फिर ऐसे नियमों को आगे लेके आना जिससे हमारे देश का माल ज्यादा दूसरे देशों में जाए, उसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षण करना कहते हैं। To be clear, a high base effect also played a role in the exaggerating the year-on-year export dip in December। अच्छा, जो ये टर्म है ना हाई बेस इफेक्ट, ये प्रीवियस पहले पूछी गई है और ये समझना जरूरी है हम सबके लिए प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से कि हाई बेस इफेक्ट का मतलब होता है, पहले मत समझिए, हाई का मतलब ऊंचा, बेस का मतलब आधार और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। ठीक है, ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी के आधार से जब भी किसी भी एक्सपोर्ट नंबर्स का बैलेंसिंग होती है या हम डेटा को कंपेयर करते हैं तो हम एक बेस ईयर को लेते हैं। सपोज करिए 2021 का हमने बेस ईयर लिया। अब हम देख रहे हैं कि 2021 से 2023 का डेटा कम है या ज्यादा है, तो बेस इफेक्ट यहां से आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हम इस ईयर के आधार पे ले रहे हैं कि 2021 में कैसा था, अब 23 में कैसा होगा, तो उसे कहते हैं हाई बेस इफेक्ट। जब हम इन्फ्लेशन और जो कंजम्पशन का जो आधार है वो हम किसी पिछले साल के कंपैरिजन में जब लें तो उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, सो कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो हाई बेस इफेक्ट की वजह से भी हो रही हैं।
To be clear, a high base effect also played a role in exaggerating the year-on-year export dip in December. Obviously, कि जब साल हमारा सपोज करिए 21 का साल बहुत अच्छा गया था या 20 का साल बहुत अच्छा गया था, अब उसके बाद नंबर्स हमारे ऊपर खराब आते दिख रहे हैं। और दिसंबर 21 हैड क्लॉक द सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट, जो सबसे अच्छा एक्सपोर्ट लास्ट गया है वो दिसंबर 21 का गया था, जिसकी वर्थ थी 39.3 बिलियन। उसके बाद से ही चीजें टर्न अराउंड हो गई, बदल गई। और उसके साथ क्या चीजें बदली, वर्ल्ड ट्रेड डायनेमिक्स बदल गया, क्योंकि डेफिनेटली चाइना में कोविड की सिचुएशन आ गई। उसके साथ ही साथ अब पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन है। अब लोग जो है ग्रोथ को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 2000 जो कोविड के टाइम पे लोग झेल गए, लेकिन उसके बाद जो चीजें आसपास के देशों में इन्फ्लेशन की परसेंटेज बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो रिसेशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो सोरिंग इन्फ्लेशन रेट एंड जियो पॉलिटिकल मडलिंग with the Ukraine Russia conflict, ये भी conflict की situation है, counting as only one of the main shocks to the global economy through 2023। तो 2022 की जो सिचुएशन है, जो ये चल रही है, ये एक मुख्य कारण है इन सब चीजों को, इन्फ्लेशन को बढ़ाने में और आसपास के जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक्स को खराब करने में और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स को कम करने में। और एक्सपोर्ट जब बढ़ जाए और आपका इम्पोर्ट ज्यादा हो, और मजे की बात क्या है कि हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्ट का नंबर भी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट ही कम हुआ, माइनस में चला गया है, हमारा इंपोर्ट भी माइनस में गया है। तो एक थोड़ा थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग है, थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है कि हम इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे इस आर्टिकल में। बट फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसको ट्रेड विंड्स को एक्सप्लेन कर रहा है आर्टिकल, बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसको डेटा भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंपोर्ट है वो भी 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेस हुआ है, और ये हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग भी है कि हम एक्सपोर्ट अगर ज्यादा नहीं तो इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं। इसका मतलब समहाउ हम अपनी चीज को बैलेंस कर पा रहे हैं। इन दिसंबर द फर्स्ट सच इंस्टेंस since November 2020, although they remained flat sequentially at around 58.2 billion, तो ठीक है, वो उसका नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो लास्ट अगर आप ध्यान दें कि जो दिसंबर के पहले जो फेस्टिविटीज की वजह से कुछ एक्सपोर्ट और के नंबर और बिजनेस के नंबर्स अच्छे आए थे। पीछे का आर्टिकल और भी हमने करा था, एक महीना हो गया, लगभग 15 दिन हो गए। उस केस में कहा गया था कि जो नंबर्स अच्छे आए एक्सपोर्ट की, वो इसलिए है कि लोग फेस्टिविटीज में परचेजिंग कर रहे थे, और इसी वजह से जो हमारा जो नंबर्स है वो अच्छे थे, एक्सपोर्ट भी हो रहा था, और इंपोर्ट के जो नंबर्स के नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट के नंबर्स के को अच्छा कहा गया था। सो वो एक इंस्टेंस था। नाउ अब क्या हो रहा है, सम एजेंसीज एक्सपेक्ट द ग्लोबल रिसेशन टू हिट डिमांड फॉर इंडियन गुड फॉर हार्डर इन करंट क्वार्टर। और कुछ एजेंसीज जो है, एक्सपर्ट की एजेंसीज हैं जो इकोनॉमी पर स्टडी करती हैं, वो कह रही है ग्लोबल रिसेशन अभी हिट करना बाकी है, इंडिया को करेगा और करंट क्वार्टर के बाद, या फिर सो दैट द demand for Indian goods for far harder in current quarter, so much so that full year could still end up with the shrinkages in export। ठीक है, एक गेसिंग ही कह सकते हैं, जब तक कोई फैक्चुअल डेटा ना हो उसको प्रूव करना मुश्किल है, कि देखते हैं आगे आने वाला टाइम में क्या होगा। The latest data on US retail sales signal the sharpest slump in 12 months, even as the industrial output has tanked। उन्होंने कहा यूएस की जो रिटेल सेल है वो भी टैंक कर गई है, 12 महीने की सेल को देख रहे हैं वो स्लम्प पे आ गई है। द सिग्नलिंग ये सिग्नल करती है कि डिमांड फॉर फिनिश गुड्स और इनपुट्स इज सेट टू स्लैकन फर्दर इंडिया टॉप एक्सपोर्ट। जब अमेरिकन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, जैसे कि चाइना की इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट है, अगर आप देखें तो अगर वहां से इम्पैक्ट हम उठाते हैं तो हम पर भी आसपास के देशों पे भी प्रभाव आएगा ही आएगा। और ये नेक्स्ट जो आर्टिकल पे भी है, ये चीज मेंशन है। Now, some recent government moves such as fixing glitches in a duty remission, अगर ऐसा हो, कुछ सरकार हमारे ड्यूटी जो हमारी लगाई जाती है रेमिशन मतलब एक्सपोर्ट पे, अगर उस पर कुछ सुधार हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिपमेंट में कम कर दी जाए, कुछ ऐसी लिफ्ट का मतलब कोई रेगुलेशन को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फायदा हो, और माइक्रो पॉलिसी के में भी अगर कुछ एहतियात बरती जाए तो उसका फर्क पड़ सकता है हमारे एक्सपोर्ट इंजन पे। और फिलहाल के लिए सिचुएशन ये है, ठीक है। ये तक नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, एजिंग फैक्ट्री, जिसमें कहा जा रहा है कि द डिक्लाइन इन चाइनाज पॉपुलेशन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। कि वो कह रहे हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, ये विश्व के दूसरे देशों में भी इसका फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश है और बहुत सारे देशों के लिए यहाँ पे काम होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी इकोनॉमीज इनके प्रोडक्ट्स पे चलती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डेटा यहाँ पे नहीं है पर फिर भी अंडरस्टूड चीज है एज पर द इकोनॉमिकल डेटा अवेलेबल इन द पास्ट।
ना अब समझने वाली बात ये कह रहा है कि आर्टिकल कि द लास्ट टाइम चाइनाज पॉपुलेशन सॉ डिक्लाइन इन 1961 में डिक्लाइन देखा गया था। कब? इन द मिस्ट ऑफ अ डेवास्टेटिंग 4 ईयर फैमिन फॉलोइंग माओस फेल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जब माओ जेडोंग ने अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को चलाया, उसके बाद 4 साल का अकाल पड़ा था वहां पे, और तब उनकी जनसंख्या नीचे गिरी थी। द लेटेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हाउएवर इज नो ब्लिप, द श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय एस। अभी क्या हो रहा है कि जो अभी का जो नंबर वो दे रहे हैं, 8,50,000 की जनसंख्या गिरी है 2022 में, मार्क्स अ वाटरशेड मूवमेंट विद द लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चाइना एंड द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि इसके जो ये लास्टिंग ये जो परिणाम आए हैं, ये चाइना पे और विश्व पे दिखाई दे सकते हैं कि ये वाटरशेड मूवमेंट है उनके लिए। ठीक है। बेजिंग अनाउंस्ड ऑन जनवरी 17 द बर्थ इन चाइना लास्ट ईयर ड्रॉप बाय मोर देन 10%, जो 10% उस इनका जो नंबर गिरा है। और वो कह रहे हैं, ये आर्टिकल समझा रहा है, ये हम सब जानते भी हैं कि ये जो हुआ है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी के 1 चाइल्ड पॉलिसी और उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद ऐसा हुआ। China's population story holds lesson for countries that have tried robust intervention in social engineering। मतलब सोशल मतलब समाज का जो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कुछ चीजें बदली जाती है ना, री इंजीनियरिंग करी जाती है, उनका जो मेथड है उसको ठीक किया जाता है, उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। कोई ऐसी चीजें आप ऐड करें समाज के सिस्टम में जिससे कोई नया चेंज या रिजल्ट निकल के आए। तो जो चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को स्टोरी को होल्ड करने के लिए या फिर जो भी उनका लेसन करेक्शन करने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग करी, उसके परिणाम है। Now, China has spent the greater part of 2 decades trying and falling to get families to boost birth rate। अब क्या हुआ था कि उन्होंने, तो एक समय ये था कि वो 1 चाइल्ड पॉलिसी चला रहे थे, उसके बाद एक समय ये आया कि उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी और 3rd चाइल्ड के लिए भी इंथुजियाज्म भरने की कोशिश करी लोगों में। ऐसा हुआ 1 चाइल्ड पॉलिसी में तो उन्होंने मेडिकल इंटरवेंशन भी किया अपनी पॉपुलेशन के साथ। कुछ आर्टिकल ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स लोगों को दिए, ऐसी मेडिसिन खाने को बोली, या जो भी उन्होंने मेथड अपनाए, जिससे लोगों में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन को कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ा ना। उसके बाद वो कह, तो उसकी एक तो वो इफेक्ट आया जिससे क्या पॉपुलेशन गिरनी बंद आ गया, बढ़नी बंद हो गई, क्योंकि लोगों में मेडिकल दिक्कतें पैदा हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी ना। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ ना कुछ ट्रायल और एरर की करने से अपने देश में इसको करने के बाद कुछ रिजल्ट देखे। Then to get families to boost birth rate that have been declining since the government introduced a harsh 1 child policy in 1980। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी ये बात बोली थी कि हम चाइना की तरह रॉबस्ट चेंजेस नहीं ला सकते, जहां पे उन्होंने मेडिकल इंटरवेंशन करके अपने देश में एक अलग चार्ट बनाया अपनी पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि किसी को अगर आप मेडिकल इंटरवेंशन करोगे, उसकी स्वास्थ्य के साथ खेलोगे, तो दिक्कत आपके देश को होगी, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये चीज आ रही है कि इंडिया चाइना को आगे छोड़ के आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में, राइट। सो उन्होंने कहा कि 1980 में जो आर्टिकल कह रहा है कि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद द बिलेटेड इंट्रोडक्शन इन 2016 ऑफ अ 2 चाइल्ड पॉलिसी टू कोर्स करेक्ट वाज नॉट मेट विद द एंथुसियाज्म। जब चली नहीं 1 चाइल्ड पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट आए, तो 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी ले आया। कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जहां उन्होंने 3rd चाइल्ड को प्रमोट करने की कोशिश करी। दैट प्लानर्स हैड एक्सपेक्टेड फॉर अ रिलैक्सेशन अनाउंस विद द फैनफेयर। वो चाह रहे थे कि एंथुसियाज्म आगे आए, लोग ऐसा करें, उसको माने और आगे पॉपुलेशन इंक्रीज में हेल्प करें। पर क्या हुआ, गवर्नमेंट सर्वे फाउंड दैट 70% वुड नॉट हैव मोर देन चिल्ड्रन साइटिंग फाइनेंशियल रीजन। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो आगे बच्चे नहीं कर सकते और आगे परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। जो ऐसा कितने लोगों ने कहा, 70% लोगों ने ऐसे कहा गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से। ठीक है। Now China's economy is already feeling the impact of demographic change। The 16 to 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल प्री में पूछा गया था कि वर्किंग एज कौन सी एज होती है, तो 16 से लेकर के 60 साल तक की एज को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। प्री में पूछा गया सवाल है ये इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से। सो वो कह रहे हैं कि 16 से 59 वर्किंग एज कैपिटल 2022 में वॉज 875 मिलियन, अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 75 मिलियन सिंस 2010, और 75 मिलियन का डिक्लाइन है उनके नंबर्स में। वेजेस आर राइजिंग, लेबर इंटेंसिव जॉब्स आर मूविंग आउट प्रीडोमिनेटली टू द साउथ ईस्ट एशिया। क्या हो रहा है
कि जो वेजेस आर राइजिंग, वेज बढ़ रही है, एंड लेबर इंटेंसिव जॉब जो है आर मूविंग आउट, बाहर साउथ ईस्ट की देशों में जा रहा है लेबर। और ऑब्वियसली जो जॉब्स है वो भी जा रही हैं, क्योंकि जब आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो वो जॉब क्रिएशन का भी फायदा क्या है? क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात होती है, डेमोग्राफिक का मतलब आपके देश की जनता ही आपका औजार है, वही लाभांश है आपके देश के लिए, राइट? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, वो भी कहाँ अचीव हो रही है? सो ये एक मुद्दे की बात है, और ये अब चाइना को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नंबर अब नेगेटिव नंबर उनके लिए है, ध्यान दीजिएगा। Now the above 60 population meanwhile had increased by 30 million to 280 million, और जो 60 above 60 साल से ऊपर है उनके नंबर बढ़ रहे हैं, जो जापान वाली स्थिति के हिसाब से है। ध्यान दीजिएगा कि द नंबर ऑफ एल्डरली विल पीक अप एट 487 मिलियन बाय 250। उन्होंने कहा 2050 तक 35% पॉपुलेशन का क्या होगा? एल्डरली लोग होंगे, वृद्ध लोग होंगे। और चाइनाज नेशनल वर्किंग कमीशन ऑन एजिंग एस्टिमेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर फॉर एल्डरली विल टेक अप 26% ऑफ द जीडीपी, और 2050 तक उनको अपनी जीडीपी का 26% उनकी हेल्थ केयर में लगाना पड़ेगा। साइंस आर चाइना इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक ऑफ फॉलो जापान एग्जाम्पल, और जापान के एग्जाम्पल पे वो चल निकला है, ऑफ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्स विद डिक्लाइनिंग ग्रोथ। ठीक है। As a paper from the Japan Research Institute of Economy, Trade and Industry pointed out, the proportion of child and elderly population in China as of 2020 was similar to Japan in 1990। एक तो ये डेटा है कि जो उनका जो अभी के नंबर्स हैं चाइल्ड और एल्डरली की जो पॉपुलेशन है चाइना की 2020 में, वो बराबर थी जब जापान 1990 में इतने नंबर्स थे। और एक डेटा और है कि जो द पेपर पॉइंटेड आउट दैट इंडियाज प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड एंड एल्डरली पॉपुलेशन इन 2020 वाज सिमिलर टू चाइनाज इन 1980। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बैठ रहा है। तो अगर ये सब पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, वो कह रहे हैं कि जो 2020 में बच्चों और वृद्धों का नंबर था वो जापान में 1990 के नंबर से सेम है चाइना का। और साथ ही साथ पेपर ये कहता है कि इंडिया का जो प्रपोर्शन है बच्चों का और एल्डरली पॉपुलेशन का, वो 2020 का नंबर सेम है जो चाइना का 1980 में था, जस्ट व्हेन इट्स इकोनॉमिक बूम टुक ऑफ, जब उनका इकोनॉमिक बूम ऊपर गया था। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी पावर है। देश में यंग पॉपुलेशन कितनी है काम करने वाली, that was made possible only by making the most of its demographic dividend by investing heavily in healthcare education to fashion a workplace capable of powering what would become the world's factory। ठीक है। और इसी वजह से चाइना के नंबर्स जीडीपी इंक्रीज जो हम देखते आ रहा है कि एक डिकेड निकला है पूरा, वो 10 से 12 साल का टाइम देखिए अगर आप लास्ट का, तो वो चाइना के हाथ में था। और चाइना भी जब कोविड के पहले तक की सिचुएशन अगर आप देखें तो एक अलग पिक्चर थी, लेकिन अब जो पिक्चर बन रही है वो थोड़ी अलग बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, वो है हमारे पंचायत के ऊपर। और एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसके आधार पे इस आर्टिकल को समझना जरूरी भी है। और जो लिखा है प्रदीप छिब्बर ने, जो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, उनका रिसर्च पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, काफी रिमार्केबल रहता है। उन्होंने लिखा अ फ्यू वीक्स अगो बेलिनेनी तिरुपति का एक केस है कि उप सरपंच जो था तेलंगाना का जयशंकर, जिनका नाम बता रहे हैं, वो उन्होंने सुसाइड कमिट किया। इन डेप्टनेस मतलब उनके ऊपर कर्जदारी ज्यादा थी और पैसा का उधारी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्यों? ही हैड टेकन आउट अ लोन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट वर्क्स इन द विलेज एंड वाज अनेबल टू बेयर द बर्डन आउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इनऑर्डिनेट डिले इन द रिलीजिंग बिल पेमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि उनके ऊपर कर्जदारी इसलिए थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा उनको मिलता है, क्योंकि वो उप सरपंच थे, उनको वो मिलने के लिए डिले हो गया, बिल पास नहीं हुआ, पेमेंट पास नहीं हुई, तो उनको अपने पास से खर्चा करना पड़ा। और जब वो पूरा नहीं दे पाए जो उनके पास कर्जा था, तो उनको सुसाइड करना पड़ा। A few days before the incident, a few सरपंच from the same PRS जो समिति के लोग हैं, कुछ दिन पहले तेलंगाना के जो लोग हैं उन्होंने रिजाइन किया था ऑफिस से, और ये कहा था कि गुस्से में कि नॉट रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स फॉर नियरली अ ईयर। और उसी समिति के लोगों के कुछ जो सरपंच के कुछ और सरपंच थे उसी समिति के, उन्होंने रिजाइन भी किया था कि हमें पैसा सरकार से नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम रिजाइन कर रहे हैं गुस्से में। ठीक है।
तो अब समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारा 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट है, आर्टिकल कह रहा है कि इसमें सरपंचों को और स्टेट और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो जिसका हम संघीय ढांचे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, 73वां और 74वां अमेंडमेंट बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेते हुए हम चाहते हैं कि हम अपनी पंचायत को एम्पावर करें, तो वो एक्चुअली पावर उनके पास है नहीं। और अगर पावर होती भी है तो उनको बहुत पैसा लेने में, पैसा लेने से लेकर के पैसा लगाने तक इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये घटना घटी। वो कह रहे हैं इन इंडिया द पावर्स ऑफ लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स सच एज दी सरपंच इन तेलंगाना रिमेन सीरियसली सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल ब्यूरोक्रेट इन मल्टीपल वेज। मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर, उनको जो है किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में और लोकल गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेट्स का इतना ज्यादा उनको प्रेशर लेना पड़ता है, इतना ज्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि ये कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। thereby diluting the spirit of the constitutional amendment seeking to empower locally elected officials। मतलब जो ऑफिशियल इलेक्ट हुए हैं, पंचायत का जो नाम लिया जाता है कि हमारे संघीय ढांचे में परिवर्तन किए गए, पंचायतों को पावर दी जाए, वो कहाँ है एक्चुअली? अगर वो है और उनके लिए वाकई पैसा उन तक पहुंचता है सरकार के द्वारा, तो ये सुसाइड क्यों हुए और ये जो घटना क्यों घटी? It's quickly became very clear to us that सरपंच need to have administrative और financial autonomy for meaningful decentralization। विकेंद्रीकरण की जो बात होती है, उन्होंने जो आर्टिकल जो लिखा है, जिन्होंने उन्हें कुछ सरपंचों से, पंचायतों से बात की, तो उन्हें पता चला कि जो ढांचा है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सरपंचों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। अगर होती तो ये घटना नहीं घटती। अब इश्यूज कुछ बता रहे हैं। इशू क्या है कि ब्रॉडली पंचायत है थ्री मेन सोर्स ऑफ, उनके पास तीन मेन सोर्स होते हैं पंचायतों के पास फंड्स के लिए। पहले खुद के सोर्स, जो उनके खुद के रेवेन्यू आए, लोकल टैक्स, तो ये सब। दूसरा है ग्रांट जो मिलती है, ग्रांट रेट सरकार से मिलती है और स्टेट और सेंट्रल दोनों से। और डिस्क्रिशनरी और स्कीम बेस्ड, अगर कोई स्कीम पे आधारित कोई फंडिंग है तो उनको मिलती है। समझने वाली बात यह है कि जो इनका ओन सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल जीरो है, उनसे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं मिलता। उसके साथ ही साथ सेंटर स्टेट से पैसा लेने के लिए उनको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फर्दर एक्सेस टू डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर पंचायत रिमेन्स कंटिजेंट ऑन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन। साथ ध्यान दीजिएगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिला परिषद के आधार पर सरपंचों के ऊपर जो साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं काम के लिए, उनसे उनको अप्रोच करना और सरपंचों को उनसे पैसा निकलवाने में बहुत ज्यादा हर्डल्स होते हैं। Even when higher level of government allocate funds to local government, सरपंच needs help accessing them। मतलब सरपंचों को वो सहायता चाहिए उस पैसे को निकलवाने के लिए भी जो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है सरकार द्वारा। In Telangana, this has forced सरपंच to use private funds to पंचायत activities to fulfill mandated targets and avoid public pressure। मतलब तेलंगाना की बात ये कर रहे हैं कि वहां के सरपंचों को अपना ही पैसा यूज करना पड़ता है पंचायत एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने में। तो जब ये सिचुएशन है तो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज का जो मॉडल है वो फेल होना, मतलब ये तो एक फेल होने वाली बात ही हुई ना, क्योंकि जब उनके तक फंड्स ही नहीं पहुंचेंगे तो वो एक्चुअली करेंगे भी क्या? अपार्ट फ्रॉम सरपंच, डिसबर्सल ऑफ पेमेंट रिक्वायर्स ब्यूरोक्रेटिक कंकरेंस। ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेटिक कंकरेंस की जरूरत है उनको उनको उनके पीछे जाना पड़ता है, उनको उनकी गुड बुक्स में आना पड़ता है, उनको गुड फेथ पे लेना पड़ता है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि सरपंचों को पैसा डिसबर्स करने में बहुत ही झंझट होते हैं। The सरपंच and the पंचायत secretary who reports the BDO must co-sign checks issued for the payment from पंचायत। मतलब जो BDO को रिपोर्ट करते हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी, उनको कोई चेक साइन करने के लिए को साइन दोनों लोगों के साइन लगते हैं किसी अमाउंट को पास कराने के लिए फॉर पेमेंट फ्रॉम पंचायत फंड्स। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। और साथ ही साथ इसके साथ टैक्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है, सरपंच रिपोर्टेड दैट दे नीड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड लोकल ब्यूरोक्रेट्स इफ दे वांटेड एक्सेस टू डिस्क्रिशनरी रिसोर्सेज। तो ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर आप समझे, हम सब लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, तो जो आर्टिकल ये कह रहा है ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि ऐसे कहाँ होता है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, तभी इसको हाईलाइट किया गया है। तो उनको उनकी गुड बुक्स में आना पड़ता है, पॉलिटिशियंस की और लोकल ब्यूरोक्रेट्स की, तब जाके काम होता है। टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स एंड बी एबल टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन देयर विलेज। द एबिलिटी ऑफ सरपंच टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर लोकल एम्प्लॉयज इज ऑल्सो लिमिटेड। और जो सरपंच के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना वहां के जो एम्प्लॉयज के ऊपर, जो परिषद के लेवल पे होता है, पंचायत के लेवल पे होता है, उनका कंट्रोल भी कम है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो
ब्यूरोक्रेट्स का इंटरवेंशन ज्यादा है, इन लोगों का इंटरवेंशन या पावर कंट्रोल कम है। इन मेनी स्टेट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल फंक्शनरीज रिपोर्टिंग टू द पंचायत सच एज विलेज वॉचमैन और स्वीपर्स इज कंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। वो कह रहे हैं बहुत सी स्टेट्स में जो रिक्रूटमेंट होता है ना लोकल फंक्शनरीज का, वो होता है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। ऑफन द सरपंच डज नॉट इवन हैव द पावर टू डिसमिस दीज लोकल एम्प्लॉइज, और इन एम्प्लॉइज को हटाने का अधिकार सरपंचों को नहीं है, जबकि जबकि अनलाइक इलेक्टेड ऑफिशियल एट अदर लेवल सरपंच कैन बी डिसमिस वाइल इन ऑफिस, और सरपंच को ऑफिस में रहते हुए भी डिसमिस किया जा सकता है। शेडो ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स की पावर या एनाउंस बताई जा रही है। ग्राम पंचायत एक्ट्स इन मेनी स्टेट्स हैव एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेट्स मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू एक्ट अगेंस्ट सरपंच फॉर ऑफिशियल मिसकंडक्ट। तो ये तो घटना एक तरफा नहीं कहना चाहिए कि ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की पावर ज्यादा है और वो सरपंचों को डिसमिस कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी काम करते हैं और करते हैं, दिख रहा है, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो उनसे ज्यादा हैं। This is not merely a legal provision. Across the country, there are regular instances of bureaucrats deciding to dismiss सरपंच, और ये कोई एक लीगल प्रोविजन नहीं है, पूरे देश में ऐसा है कि रेगुलर इंस्टेंसेस होते रहते हैं जब ब्यूरोक्रेट्स सरपंच को डिसमिस करते रहते हैं। तेलंगाना मोर देन 100 सरपंच हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस इन रीसेंट ईयर। 100 मतलब क्या ना 100 से ज्यादा सरपंचों को डिसमिस किया गया है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा तेलंगाना में ही। इन वन सच केस द ऑफिशियल रीजन वाज अ प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिनायल ऑफ लैंड फॉर इलेक्ट्रिक सबस्टेशन। तो ऐसी घटनाओं को ये हाईलाइट करता है जो समझने वाली बात है। नाउ अब आता सवाल वहीं पे है कि द पावर्स ऑफ लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल रिमेन कर्टेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट and local bureaucrats in multiple ways, thereby diluting the spirit of constitutional amendments and aimed at local empowerment. So local empowerment की जो करना चाहती है हमारा संविधान और हमारा जो एम है वो कैसे पूरा होगा जब स्टेट गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स मल्टीपल वेज में उनकी शक्तियों को कम करते जा रहे हैं। ये सिर्फ पंचायत की बात नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज की भी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट कम करता है। ऐसा तो हाई कोर्ट ने भी ऐसे कई हाई कोर्ट में, आपको इस वक्त याद नहीं आ रहा है, एक आर्टिकल में ही मैंने ग्रो थ्रू किया था कि मद्रास हाई कोर्ट की महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटीज की पावर्स को कम करके स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया कि आप डिसाइड करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड नहीं करेगी। तो जब आप अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, अगर उनकी पावर्स को कम करेगा हाई कोर्ट, तो वो कैसे अपनी चीज को आगे लेकर के जाएंगे? तो इसका फायदा क्या, इसका नुकसान आम जनता को होता है। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ ये दिखाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअली रियल मीनिंग हमारे सबकी जिंदगियों में या उस गांव की जहां जिस जिला की ये बात कर रहे हैं तेलंगाना में एक्चुअली क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारा G20 प्रेसिडेंसी पे है। और यहाँ पे G20 हम सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर के बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। ग्लोबल साउथ एशिया या ग्लोबल साउथ वॉइस को एनहांस करने की जिम्मेदारी इंडिया पे है, क्योंकि हम उसको चेयर कर रहे हैं इस बार, और 9 सितंबर के बाद ये शुरू होगा प्रेसिडेंसी प्रगति मैदान में, और ये जो G20 की मीट है वो शुरू होगी। तो ये जो आर्टिकल लिखा है वो सईद मुनीर खसरू ने लिखा है, चेयरमैन है इंटरनेशनल थिंक टैंक इन द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड गवर्नेंस IPAG न्यू दिल्ली के। उन्होंने ये लिखा है, काफी अच्छे से समझाया भी है। सो ये कहना चाह रहे हैं कि जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के ऊपर आई है ना, वो क्या है, पोटेंशियल भी है और पेरल भी है, मतलब अच्छा भी है बुरा दोनों चीजों की सिचुएशन में हमको G20 मिल गया है प्रेसिडेंसी। क्यों? अगर आप देखें ग्लोबल हेडविंड्स क्या बताती हैं कि इस वक्त बड़े बड़े देशों में रिसेशन की स्थिति चल रही है, साथ ही साथ आप देखिए यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसी के साथ ही साथ अभी कोविड की सिचुएशन गई है और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें, और GDP खराब हो रही है चाइना की, आप देखिए पॉपुलेशन घट रही है, तो एक बड़ा देश है। और अगर आप ध्यान दें कि वो UN का P5 मेंबर है, परमानेंट मेंबर है चाइना, तो आप देखिए काफी चीजें अभी अनसेटल सी हैं, और इस टाइम पे G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल गई है। The global food, energy and financial crisis have been exacerbated by the climatic crisis, and India has a unique opportunity to lead from front on one of the most influential global platform। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल फूड एनर्जी और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हैव बीन एक्सरबेटेड बाय द क्लाइमेटिक क्राइसिस जो था हमारा, जो वातावरण के क्राइसिस की वजह से क्या दिक्कत हुई है, फूड एनर्जी और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ते आगे आ रही हैं। और इस सिचुएशन में इंडिया इस स्थिति को अच्छी तरह इनकैश कर सकता है, या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इन सब चीजों को एड्रेस करने की इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म से।
ऑब्वियसली, क्योंकि G20 में कौन से देश हैं अधिकतर, जो आप देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज आती हैं G20 में। तो हम सब एक ग्लोबल साउथ की वॉइस भी हम यहाँ पे इनहांस कर सकते हैं, आगे लेकर के आ सकते हैं। ना इंडिया हैज आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज, इट मीन ग्रीन डेवलपमेंट। हमारी जो प्रायोरिटीज क्या क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, accelerated inclusive and resilient growth, accelerated progress on sustainable development, technological transformation and digital public transportation, infrastructure, multilateral reforms and women-led development। ये सारी चीजें याद रखिएगा। कभी इसमें GS3 पे एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको सारी चीजें मेंशन करनी है विद एग्जांपल्स। गिवन दैट प्रायोरिटीज आर ग्लोबल, द मोटो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा नारा है, वन अर्थ वन फैमिली, G20 का टैगलाइन है, एंड वन फ्यूचर, जो हमारा टैगलाइन है, अंडरस्कोर्स हाउ इंटरकनेक्टेड आवर वर्ल्ड इज। ये इस बात को अंडरस्कोर करता है कि हमारा जो विश्व है कितना ज्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटी तो वसुधैव कुटुंबकम की है, लेकिन जो हमारा क्लाइमेट क्राइसिस बन रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बन रहा है, फूड और एनर्जी क्राइसिस बन रहा है, वो सिर्फ किसी एक देश पे नहीं है, वो देशों पे है। तो इसके आधार पे जो हमारा ये टैगलाइन है वो कितना सच साबित होगा वो तो वक्त बताएगा। द प्रॉब्लम्स दैट नीड ग्रुप एक्शन, ऐसे एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें कहा गया था कि सार्क के सारे देशों को मिल बैठ के या फिर सार्क के देशों को आपस में एक लेवल बना करके इन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए, जो सच भी है। अगर ये आसपास पाकिस्तान, इंडिया और स्पेशली मैं बोलूं म्यांमार या फिर छोटे देश इधर के भूटान, चाइना को तो नहीं कहूंगी क्योंकि उनकी अलग रणनीति है, पर अगर ये सारे देश मिल करके, श्रीलंका भी हो गया, तो मिलके अपनी चीजों को साथ मिल बैठ के सॉल्व करें। जैसे आप देख ही रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका को हेल्प कर रहा है डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। तो अगर ऐसे बैठ करके चीजों को सॉल्व किया जाए तो हम अपने देशों की समस्याओं को और अच्छे से रख सकते हैं सामने। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। The majority of problems that South Asian countries face are global in nature, transcend national borders and necessitate group effort। मतलब हमारे जो बॉर्डर्स ट्रांसेंड है, कनेक्टेड है, हमारा जो चेहरा है वो ग्लोबल इन नेचर है, ऑब्वियसली क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है आगे बनाने के लिए या उसको यूज या लाभांश लेने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सेप्ट चाइना जो भी न्यूज आई है। तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो पश्चिमी देशों से अलग है, तो क्यों ना हम साथ बैठ के कोई ग्रुप एफर्ट ले लें। द इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर साउथ एशिया इज ब्रीफ फॉर द कमिंग ईयर, पर वो कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक फोरकास्ट है एशिया के देशों के लिए वो थोड़ी सी धूमिल है। क्यों? इन अगस्त 2020 इन्फ्लेशन इन श्रीलंका रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 64.63%, क्योंकि श्रीलंका में 2022 अगस्त में इन्फ्लेशन बहुत हाई पे था। फूड प्राइसेस 84.6% पे थे कंपेयर टू द ईयर अगो, और उसी का ये रिजल्ट आया कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहा है, बेल आउट मिल रहा है आईएमएफ से। और आज की न्यूज है कि पाकिस्तान भी आईएमएफ की बेल आउट के लिए तैयार हो गया है। Damage caused by floods and economic loss in Pakistan amount to more than 30 billion with an estimated restoration cost of more than 16 billion। क्या हुआ कि फ्लड और इकोनॉमिक लॉसेस जो पाकिस्तान में हुए हैं, जो फ्लड्स आई, इकोनॉमिक लॉस हुआ, वहां पर टेरर एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई, जिससे क्या हुआ है, जो उसकी स्थिति भी अभी खराब होने लग गई है या हो ही गई है। As global fossil fuel prices have increased, the government of Bangladesh hiked fuel price by more than 50%, that triggered inflation 7.5%। बांग्लादेश ने क्या किया कि फॉसिल फ्यूल के प्राइस बढ़ने की वजह से अपने देश की फ्यूल के प्राइस बढ़ा दिए, जिससे वहां पे इन्फ्लेशन हिट कर गया 7.5% से। तो ये तीन देशों के हालात बता रहे हैं, आसपास के ही देश हैं, और इससे क्या होता है कि जब एक देश में सिचुएशन बढ़ती है, खराब होती है, तो बाकी के देशों में प्रभाव आता है। India needs to promote collective action under G20 that results in economic stability and peace in the region। वो कह रहे हैं इंडिया को कलेक्टिव एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हम आसपास के इलाके में शांति बनाए रख सकें। प्रोवाइडिंग अ कॉमन रीजनल वॉइस इज नॉट एन इजी अंडरटेकिंग, और ये करे ये कोई साधारण काम नहीं है। व्हेन इकोनॉमीज इन द रीजन आर अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेस and there are emerging geopolitical polarization on the horizon, और जबकि जियोपॉलिटिकल ध्रुवीकरण हो रहा है, तो आसपास के इलाके में शांति बनाए रखना, और जबकि जो देश है वो स्ट्रेस में है, उनकी बातों को कलेक्टिवली आगे ले जाना और देशों को साथ में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। Rising debt burdens of South Asian economies represent a potential crisis that require urgent attention। और जो साउथ एशियन इकोनॉमीज में जो अभी क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, मैंने कहा कि श्रीलंका है, पाकिस्तान है,
उस केस में अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है इन सब देशों को। और इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है कि इफेक्टिवली वॉइस अ सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ साउथ एशिया 1.88 बिलियन पीपल। तो वो तो वक्त बताएगा कि एक्चुअली इस टेबल से इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है और तब तक के हालात और क्या होंगे, क्योंकि अभी हम जनवरी में हैं और ये जो समिट होना है G20 का वो सितंबर में होना है। तो अभी तो टाइम है, अभी तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि G20 की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की भी वो नाम ले रहे हैं, जो प्रेसिडेंट होगा 2025 में, जो ट्रॉइका है ये G20 ट्रॉइका का। उस केस में ये देखने वाली बात है कि कैसे हम ज्यादा ही जो ये जो सिचुएशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इंटरनेशनल फोरा पे इसको लेकर के जाएंगे। Hence, India can draw attention to issues that are significant of South Asia and the entire developing world। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कह रहे हैं कि एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन नेशंस प्रोड्यूस देयर एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। 63% जो हमारे साउथ एशियन देशों का जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। जिसकी अभी आप ध्यान देंगे GS2 हमने किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो पॉलिसी है अब अप्रूव की है। उसके पहले तक तो अभी भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है। ऑफ रीजन एमिशन फॉर ग्रीन हाउस गैसेस कम फ्रॉम एनर्जी जनरेशन। सिंस dollars are short in supply, it has become challenging for countries to keep up with the energy production। क्योंकि जो डॉलर की सप्लाई कम है, शॉर्ट इन सप्लाई। अच्छा समझिएगा कि लाइन इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है, इस लाइन का जो सिग्निफिकेंस है कितना ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि सिंस डॉलर आर शॉर्ट इन सप्लाई, हमारे पास डॉलर की सप्लाई कम है। कैसे? फॉरेक्स से। ध्यान दीजिएगा, हम तो डॉलर्स की, हमारी करेंसी डॉलर तो है नहीं, पर हम जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डॉलर तभी होगा जब हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। हमारी जो करेंसी है वो रुपी है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम डॉलर में, तब जाके हम पेमेंट कर पाते हैं। तो हमारा अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे पास डॉलर का परसेंटेज भी ज्यादा होगा। पर अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब हम डॉलर में पेमेंट भी ज्यादा करेंगे, तो हमारे पास डॉलर माइनस में है। वो लाइन ये कह रहे हैं, सिंस डॉलर्स आर शॉर्ट इन सप्लाई, इट हैज बिकम चैलेंजिंग फॉर कंट्रीज टू कीप अप विद एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमारा जो पेस है ना एनर्जी प्रोडक्शन का, उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी से फ्यूल लोगे तो उसका पेमेंट भी तो आप करोगे ना। नाउ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का जो यूज है वो 70% है, एंड और ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ बांग्लादेश, वाइल कोल यूज टू जनरेट रफली 70%। वो कह रहे हैं LNG 70% और कोल का यूज है वो भी 70% है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड इन इंडिया। तो आप कह रहे हैं कि इसको कैसे कोप अप करेंगे ना। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज फॉर दिस रीजन, जो अभी हुआ नहीं है और होना बाकी है। जो हमारा ग्रीन एनर्जी जो एक मिशन है उसको स्टेबलाइज करना, शुरू करना अभी हमारे हाथ में नहीं, हुआ ही नहीं है। ना इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशिया एंड G20 एजेंडा। डिस्कशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन नीड्स टू बी गो बियॉन्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल एड टू कवर लॉसेज एंड डैमेज ब्रॉट ऑन बाय क्लाइमेट चेंज। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है उन्होंने, एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिया है, आप इसको जरूर पढ़िए और इसके नोट्स इसे बना लीजिए। फॉर साउथ एशिया वो कहना है कि हेल्थ का भी एजेंडा, ये सारी चीजें आपकी SDG में आ जाएंगी। अगर आप SDG के पॉइंटर्स को लेके चलेंगे और फिर आर्टिकल पढ़ेंगे, कभी कोई चीज मिस नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि फ्यूल का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर एक ये समस्या है, क्योंकि अगर किसी इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट कम हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो एक मुद्दा है। एंड गुड गवर्नेंस आर रिफॉर्म्ड एज दीज कंट्रीज आर मेजर स्टेक होल्डर्स फॉर दीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जैसे ADB की बात की जाती है, ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात की जाती है। और अभी आपको याद होगा कि चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 16% जो डेट है श्रीलंका पे वो चाइना का है। और ADP पे भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें होल्ड भी अगर आप देखें तो चाइना का ही है। तो इन इंस्टीट्यूशंस पे भी हम ही हमारे देश ही हैं, जो साउथ एशिया के देश हैं वो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो भी एक समस्या हमारे सामने है। तो कुछ समस्याएं यहाँ बता रहे हैं कि फ्यूल की समस्या है, हेल्थ की समस्या है और फाइनेंसिस की समस्या है, जिसको G20 में हम आगे प्रोमलगेट कर सकते हैं। ना चार्टिंग द वे फॉरवर्ड, रास्ता बता रहे हैं। रास्ता क्या है? बीइंग द ओनली G20 मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया, इंडिया हैज एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड किया है, क्योंकि
हम G20 ओनली हम जो बीइंग द ओनली G20 मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया, जिसमें जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उत्तरदायित्व है। सिंस मेनी नॉन G20 नेशंस पर्टिकुलरली दोज इन ग्लोबल साउथ लुक अपॉन इंडिया टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आसपास के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया को ही अपना सूत्रधार मानते हैं समस्याओं को आगे ले जाने में। तो जैसे कि ब्रिक्स देशों की हम बात करें, जिसमें हम लोग ब्रिक्स की बात करते हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो आप ट्रांस एशिया जो नेटवर्क बनाना चाहते हैं ना, उसमें उसमें इंडिया के बगैर कोई काम नहीं होगा। इंडिया के अगर इंडिया को गुड फेथ में नहीं लिया जाएगा तो ये कभी पूरा ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमिकल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने कहा। तो अगर इतनी बड़ी बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं और दुनिया के देश मानते हैं, तो हमें उसको उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी भी हम पर बनती है। Now, whose choices have an impact of their future prosperity and well-being? तो इन देशों के जो देशों के नाम यहाँ मेंशन है, छोटे देश, आप एक भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अभी हम डायरेक्टली हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इन्हीं देशों को अगर आप गिन लीजिए, तब भी उनका दारोमदार हमारे कंधे पे आता है, ये आर्टिकल कह रहा है। All eyes are on India's G20 leadership to provide a roadmap to tackle some of the major challenges before the subcontinent। ठीक है, तो उसका जिम्मेदारी हम पर है, और उन चीजों को, जो मेजर चैलेंजेस हैं उनको भी, सब कॉन्टिनेंट के जो मेजर चैलेंजेस हैं और जो क्राइसिस बन रहे हैं उनको भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम पर है। Because wealthy economies have disproportionate power and influence in determining the rules of engagement of international cooperation trade। क्योंकि जो wealthy economies हैं, उन्होंने अपनी पावर्स को, अपने प्रभावों को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से फैला रखा है। वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, पावर उनके हाथ में आ जाए, पूरे देश, पूरे विश्व के देश उनके नीचे। जैसे कि आप कहते हैं ना कि नियो इंपीरियलिज्म की बात होती है, जिसका वर्ड है नियो इंपीरियलिज्म, ध्यान दीजिएगा। इसकी बात क्यों होती है? क्योंकि आप देखिए, हर कोई चाहता है पावर कंट्रोल करना। रशिया चाहता है कि सारे एशिया के देशों की पावर उसके हाथ में आ जाए और एक बड़ी शक्ति बन जाए। चाइना चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। अमेरिका चाहता है कि मैं हमेशा ही आगे रहूं। सो ये क्या है एक्चुअली? नियो इंपीरियलिज्म की बात जो हो रही है ना, तो ये जो पावर का डिस्प्रपोर्शनेट सेग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, डिटर्मिनिंग द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रेड, फाइनेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, हिस्टोरिकल टाइटल इन देयर फेवर। कि वो इन्होंने जो अपनी शक्तियों को यहाँ पर फैला रखा है, जिससे ये सारी चीजें उनके फेवर में रही हैं। तो इस सब चीजों को आगे ठीक करने के लिए इंडिया को G20 की जो टेबल है उसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, या उसको अपॉर्चुनिटी को इनकैश कराना चाहिए, ये आर्टिकल कह रहा है डायरेक्टली। एज अ ओनली G20 मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया एंड वेन मल्टीलेटरलिज्म, कई पक्ष, मल्टी पक्ष द्विपक्षीय होता है बायलेटरल, और मल्टी का मतलब कई सारे पक्ष। When multilateralism itself is experiencing a crisis, India's G20 leadership is an ideal opportunity for New Delhi to build an effective platform। वो कह रहे हैं जो जो बहुमुखी पक्षों की जब बात होती है ना, जो बड़े देश हैं उनका, जब वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्राइसिस, जैसे बड़े देश की बात हो रही है यूएस, और एक यूरोपियन यूनियन की बात अभी हो रही, चाइना को ले लीजिए, है तो डेवलपिंग लेकिन है बड़ा देश। तो जब वो खुद ही क्राइसिस के चक्करों में फंस गए, क्राइसिस आ गया है, तो G20 की लीडरशिप के मार्फत हम एक बड़े अफसर को भुना सकते हैं और उसको एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और आपकी तैयारी में जरूर जरूर सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, इसको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं, जो तैयारी नहीं अभी भी कर रहा है लेकिन करना चाहता है, अगर वो आर्टिकल्स की एनालिसिस को समझ गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होता है, जो बहुत बड़ी जरूरत है आजकल के एग्जाम्स की। इसमें सिर्फ आईएएस ही नहीं आता है, पीसीएस भी आते हैं, बैंक के एग्जाम्स आते हैं, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स आते हैं। अगर आपकी ये जो पृष्ठभूमि क्लियर है ना इन सब चीजों की, तो ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो आप सर्विसेज में हो या ना हो। और जो आगे वाकई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट है। तो मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ समय के बाद, तक तैयारी करते रहिए।